मूवी की शुरुआत में हमें एक बोट के पार्ट्स को दिखाया जाता है जो अचानक से समंदर में प्रकट हो जाती है और वहां पर एक आदमी पानी में बेहोश पड़ा होता है। इस आदमी का नाम मल्डर था और वो एक FBI एजेंट था। तभी कुछ समय बाद ब्रिटिश के कुछ सेलर्स मल्डर को पानी से बाहर निकालते हैं और उसे उनके शिप के अंदर ले जाते हैं। वो सभी ब्रिटिश सोल्जर्स ये सोच में पड़ जाते हैं कि बेहोश आदमी आखिर है कौन और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उन्हें अब शक होता है कि मल्डर शायद एक जर्मन स्पाई होगा। कुछ देर बाद मल्डर को होश आता है जिसे कई सारे ब्रिटिशर्स ने पकड़ रखा था। वो अब सोचने लगते हैं कि उन्हें मल्डर को शिप में रहने देना चाहिए या उसे पानी में फेंक देना चाहिए। वो सभी ब्रिटिश सेलर्स मल्डर से उसका नाम वगैरह पूछते हैं। मल्डर बताता है कि उसका नाम मल्डर है और वो कोई जर्मन स्पाई नहीं है। चाहे तो वो लोग उसकी ID देख सकते हैं। ID देखने पर ब्रिटिश सेलर्स को यह समझ नहीं आता कि FBI आखिर है क्या। इतना सब समझाने के बावजूद ब्रिटिश सेलर्स को अब भी मल्डर की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसे पकड़कर उनके कैप्टन के पास ले जाते हैं और पूछने लगते हैं कि उसने ये बात करने का एक्सेंट आखिर सीखा कहां से। अब मल्डर कैप्टन को समझाता है कि उनके इस शिप के पार्ट्स उसे बरमुडा ट्रायंगल में मिले, वो भी ईयर 1998 में। वो आगे कैप्टन को उनके शिप के एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन और शिप के कंडीशन के बारे में बताता है और कहता है कि उसे इस शिप का नाम भी पता है जो है SS क्वीन एन। मल्डर उस शिप के कैप्टन को बरमुडा ट्रायंगल और उनके शिप की लोकेशन भी समझाता है, मगर कैप्टन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। कैप्टन अब मल्डर से पूछता है कि उसे उनके शिप के बारे में इतना सब कैसे पता। कैप्टन आगे कहता है कि वो लोग ईयर 1998 में नहीं बल्कि ईयर 1939 में है, जहां अब भी जर्मन्स और ब्रिटिशर्स में जंग चल रही है। अब मल्डर कैप्टन को जितना समझाने की कोशिश करता है उसका शक मल्डर पर उतना बढ़ता जाता है। तभी वहां एक सेलर आकर कैप्टन को बताता है कि उनके शिप पर कुछ नाजी सोल्जर्स चढ़ चुके हैं। वो सभी नाजी सोल्जर्स इस शिप को जर्मनी ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यह सब सुन वो कैप्टन अपने साथियों से कहता है कि वो लोग मल्डर को एक कैबिन में बंद करके रखे। जब कैप्टन और सभी सेलर्स शिप के कंट्रोल की तरफ जाने लगते हैं तो मल्डर उन पर हंसते हुए ताने मारता है, ये कहते हुए कि उन्हें ये शिप जर्मनी ले जानी चाहिए क्योंकि जर्मन्स काफी बढ़िया कार्स बनाते हैं। सब लोग वहां से जाने के बाद मल्डर एक इमरजेंसी अलर्ट भेजने की कोशिश करता है, पर तभी वहां के ट्रांसमिशन से उसे पता चलता है कि वो सच में सितंबर 3, 1939 में पहुंच गया है, जहां जर्मनी के नाजिस ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 का सीन चल रहा है। अब मल्डर को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और हर जगह नाजिस लोगों पर जुल्म कर रहे थे। तभी उस कैबिन में एक नाजी ऑफिसर आता है, जिसे देख मल्डर उसे बेहोश करके उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है। वो आगे कैबिन से बाहर तो निकल जाता है, मगर उसके पीछे दूसरे नाजी ऑफिसर्स पड़ जाते हैं। भागते भागते मल्डर एक बड़े से बॉलरूम में पहुंच जाता है, जहां सिर्फ VIPs मौजूद थे। उसे वहां पर स्कली जैसी एक औरत दिखाई देती है जो उसके टाइमलाइन में उसकी बीवी थी। स्कली एक आदमी के साथ डांस कर रही होती है और मल्डर उससे बात करने की कोशिश करता है। मल्डर के इस बर्ताव से वो चिढ़ जाती है और ये समझ बैठती है कि वो शायद नाजी ऑफिसर है, क्योंकि मल्डर ने नाजी ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहन रखा था। बदले में मल्डर कहता है कि उसने एक नाजी ऑफिसर को बेहोश करके उसके यूनिफॉर्म को पहन लिया है और वो कोई नाजी ऑफिसर नहीं है। ये सुन स्कली वहां नाजी गार्ड्स को मल्डर को पकड़ लेने को बोलती है। जब उसे कंट्रोल रूम की तरफ पकड़ कर ले जाया जाता है तो वहां पर उस शिप का ब्रिटिश कैप्टन भी होता है, जिसे नाजी ऑफिसर्स गोली मारकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो कैप्टन अपनी शिप जर्मनी की तरफ ले जाने से मना कर रहा था। अब वहां के नाजी ऑफिसर्स मल्डर को इस जहाज में छुपाए वेपन्स के बारे में पूछते हैं, मगर मल्डर को उनकी भाषा कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वो सभी जर्मन में बात कर रहे थे। जब मल्डर उनसे अंग्रेजी में बात करता है तो वो नाजी कमांडर अपने सोल्जर्स को मल्डर को खत्म कर देने को बोलता है। मल्डर कहने लगता है कि उसने कोई गलती नहीं की है, तो वो लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं। तभी वहां पर स्किनर्स की तरह दिखने वाला एक नाजी ऑफिसर आता है। दरअसल स्किनर्स मल्डर के रियलिटी में FBI हेडक्वार्टर्स पर काम करता था और वो उसे जानता भी था। अब स्किनर्स नाजी से कहता है कि मल्डर एक अमेरिकन है, अगर उन्होंने मल्डर को मार दिया तो अमेरिका इससे गुस्सा हो जाएगा और वो भी जर्मनी के खिलाफ जंग में उतर जाएगा। ये सुन वहां के नाजिस मल्डर को एक दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में स्कली FBI हेडक्वार्टर्स पर पहुंचती है, जहां के कुछ ऑफिसर्स उसे बताने लगते हैं कि मल्डर कहीं मिसिंग हो गया है और वो किसी बड़ी मुसीबत में है। वो उसे ये भी बताते हैं कि मल्डर
SS क्वीन एन को ढूंढने बर्मुडा ट्रायंगल के पास गया था, जो अचानक कई सालों बाद समंदर में प्रकट हुई। अब स्कली सबसे पहले उस शिप पर जाकर चेक करने की सोचती है और शिप को ट्रैक करने लगती है, मगर तभी अचानक उस शिप से ट्रांसमिशन आना बंद हो जाता है। वो सीधा स्किनर के पास जाकर उससे मदद मांगती है। बदले में स्किनर कहता है कि अगर उसने मल्डर को ढूंढने में उसकी मदद की तो उसकी जॉब जा सकती है, क्योंकि मल्डर एक कमअक्ल इंसान है और वो उसे ढूंढने में अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता। वो वहाँ के हेड कर्शे के कैबिन में भी जाती है, तो वहाँ कर्शे किसी दूसरे आदमी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा होता है। ये देख स्कली वहाँ से गुस्से से चली जाती है, मगर वहाँ से जाने से पहले कर्शे स्कली के हाथ से वो पेपर ले लेता है जिसमें स्कली ने मदद की मांग की थी ताकि उसे उस शिप की लोकेशन मिल जाए। वो आगे एजेंट स्पेंडर के पास जाती है और उसे उसकी मदद करने को बोलती है, वरना वो उसे मार देगी। वो एजेंट स्पेंडर को उस शिप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलती है। तभी वहां पर एजेंट स्पेंडर के लैंडलाइन पर एक अनजान आदमी से कॉल आता है और वो पूछता है कि क्या वो एजेंट फॉली है। बदले में स्कली झूठ बोलती है कि वो एजेंट फॉली ही बात कर रही है। वो आदमी स्कली से ये पूछता है कि कुछ देर पहले स्कली ने कर्शे को एक पेपर दिया था, क्या वो जानती है उस पेपर में क्या था। जब स्कली कैबिन से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात कर्शे के सेक्रेटरी से होती है, जो उसे बताने लगती है कि स्पेंडर ने कर्शे को सब बता दिया है कि वो उससे मदद पूछ रही थी। गुस्से में आकर वो लिफ्ट में चली जाती है कि तभी उसके फोन पर एक अनजान आदमी से कॉल आता है। स्कली ये समझ बैठती है कि ये कॉल मल्डर का होगा, पर जब लिफ्ट खुलती है तो स्किनर अंदर आकर स्कली को उस शिप के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। अब इसी इंफॉर्मेशन के लिए स्कली एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास भाग रही थी और अब फाइनली उसे उस शिप के बारे में पता चल चुका था। स्कली स्किनर को थैंक्स बोलती है और जल्दी से पार्किंग लॉट की तरफ जाती है। वहाँ के सभी लोग स्कली को घूरने लगते हैं, मगर स्कली जल्दी से गाड़ी में बैठ मल्डर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वही 1939 में मल्डर को ले जाकर एक चेंबर में बंद कर दिया जाता है, जहाँ कई सारे ब्रिटिश सेलर्स और जमाइका के इंजीनियर्स थे। वहाँ का एक आदमी मल्डर को बताता है कि नाजीज इस शिप में एक वेपन को ढूंढ रहे हैं और इस वेपन का एक कोड नाम है जिसे ये लोग थॉर्स हैमर कहकर बुलाते हैं। बदले में मल्डर कहता है कि थॉर्स हैमर कोई वेपन नहीं है, बल्कि एक आदमी का नाम है जो थॉर्स हैमर को बना सकता है और उसने उस आदमी को बॉलरूम में देखा था। तभी मल्डर को पता चलता है कि वो जिस आदमी को ये सब बता रहा था वो एक जर्मन स्पाई है। वो आदमी नाजीज को ये बात बताने वहां से निकल जाता है और वहां के सेलर्स मल्डर पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ हर जगह नाजीज के स्पाई है, इसलिए उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब वहां के जमाइकन लोगों में और ब्रिटिश लोगों में बहस होने लगती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस शिप को ब्रिटेन की तरफ ले जाना चाहते थे और वही जमाइकन्स इस शिप को जमाइका की तरफ ले जाना चाहते थे। वहां पर मल्डर को कर्शे की तरह दिखने वाला एक आदमी भी दिखाई देता है, जिसने शिप के कंट्रोल्स पर चेन्स लगा दिए थे ताकि ये शिप जमाइका की तरफ जाए। अब मल्डर इस शिप को लेकर बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ ले जाना चाहता था ताकि वो वापस अपने टाइमलाइन में पहुंच सके। तभी वहां नाजी गार्ड्स आकर मल्डर को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ बॉल रूम में ले जाते हैं। वहां पर एजेंट स्पेंडर्स की तरह ही दिखने वाला नाजी कमांडर भी होता है, जिसे मल्डर ने बेहोश करके उसका यूनिफॉर्म चुराया था। अब वो मल्डर से कहता है कि अगर उसने थॉर्स हैमर को उनके हवाले नहीं किया तो वो शिप के सभी पैसेंजर्स को एक एक करके खत्म कर देगा। ये सुन मल्डर कहता है कि उसे थॉर्स हैमर के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहां के नाजी गार्ड्स 2 पैसेंजर्स को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। ये सब देख स्कली आकर उन नाजीज पर चिल्लाने लगती है, पर तभी नाजी कमांडर स्कली के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है। मल्डर अब कहने लगता है कि उन्होंने कुछ देर पहले जिन 2 पैसेंजर्स को मारा था उन्हीं में से एक वो साइंटिस्ट था जो थॉर हैमर नाम के वेपन को बना सकता था, मगर नाजीज को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो लोग मल्डर और स्कली को मारने की सोचते हैं। तभी वो साइंटिस्ट आगे आता है और उन जर्मन सोल्जर्स को स्कली और मल्डर को छोड़ देने को बोलता है। यहाँ में पता चलता है कि स्कली एक्चुअली उस साइंटिस्ट की प्रोटेक्टिव गार्ड है, जिसका सिर्फ ये काम था कि वो किसी भी तरह उस साइंटिस्ट को नाजी से बचाए। पर वो नाजीज उस साइंटिस्ट की नहीं सुनते और इन दोनों को मारने की सोचते हैं। तभी अचानक उस शिप का इंजन बंद हो जाता है और ब्रिटिश सोल्जर्स नाजीज पर हमला करने लगते हैं। तब तक मल्डर और स्कली वहां से भागने लगते हैं। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में स्कली उस शिप पर पहुंचती है मल्डर को ढूंढने के लिए। उस शिप का इंजन अब भी चालू था, मगर उसमें कोई क्रू या कोई पैसेंजर्स नहीं थे। दूसरी ओर 1939 में मल्डर और स्कली भाग रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ नाजी सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने की सोचते हैं।
तभी स्किनर वहां पर आता है और उन नाजी सोल्जर्स को मार गिराता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्किनर दरअसल एक अमेरिकन स्पाई है। अब ये दोनों भागते हुए शिप के डेक पर चढ़ते हैं और वही शिप के अंदर जर्मन्स और ब्रिटिशर्स में तगड़ी फाइट हो रही होती है। मल्डर स्कली को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें यह शिप वापस उसी डायरेक्शन में घुमानी होगी जहां से ये आई थी, वरना वो दोनों हमेशा के लिए इसी टाइमलाइन में फंस जाएंगे। मगर ये सब बातें स्कली को कुछ समझ नहीं आती। वहां से निकलने से पहले मल्डर स्कली को जबरदस्ती किस करता है, इस उम्मीद में कि आगे उनकी मुलाकात होगी या नहीं। बदले में स्कली उसे एक जोरदार पंच मारती है। अब मल्डर स्कली को अलविदा कहकर शिप से कूद जाता है। जब मल्डर की आंख खुलती है तो वो अपने टाइमलाइन में एक हॉस्पिटल बेड पर होता है। तब स्कली और FBI ऑफिसर्स वहां आकर मल्डर को बताते हैं कि उन्हें मल्डर समंदर में तैरता हुआ मिला। वो मल्डर से पूछते हैं कि वो किसी को बताए बिना ही उस शिप को ढूंढने अकेला ही क्यों निकल पड़ा। बदले में मल्डर कहता है कि वो टाइम ट्रेवल करके ईयर 1939 में पहुंच गया था और उसने वहां पर स्किनर और स्कली को भी देखा। यह सब सुन वहां के FBI ऑफिसर्स को लगता है कि मल्डर अब भी सेडेटिव्स के असर में है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं और स्कली भी उसे आराम करने को बोलकर वहां से चली जाती है। जब स्कली वहां से चली जाती है तो मल्डर उस पंच को याद करता है जो स्कली ने उसे ईयर 1939 में मारा था। इस चीज को वो याद करके मुस्कुराता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।